गुड इवनिंग गर्ल्स। आज फर्स्ट ईयर के नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, हरित क्रांति का भारतीय पर्यावरण पर प्रभाव, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन इंडियन एनवायरनमेंट। हमें इसमें ये देखना है कि भारत के पर्यावरण पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था। ये जो हरित क्रांति शब्द है, इसका सबसे पहले जो उपयोग हुआ था वो अमेरिकियों द्वारा किया गया था, यानी कि जो अमेरिकन्स थे उन्होंने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को इन्वेंट किया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो विद्वान थे वो थे डॉक्टर विलियम गैड। 1968 में इनका ग्रीन रेवोल्यूशन से मतलब था जो अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में हैं ये उसके लिए उपयोग किया जाता था, अर्थात जिन क्रॉप्स की वेराइटीज़, ऐसी वेराइटीज़ जिनसे प्रोडक्शन बहुत अधिक हो, वही ग्रीन रेवोल्यूशन था। एक्चुअल में ये बायोटेक्नोलॉजी का विकास के साथ इसका उद्भव हुआ था, यानी कि जब बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच आई उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन का विकास हुआ। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसने ये प्रूव कर दिया था कि मानव अपनी मेहनत व बुद्धि बल से कृषि में अत्यधिक उन्नति कर सकता है। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मेजर रोल था वो मैन का था, क्योंकि मैन ने ही इसको इन्वेंट किया था या इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को कि किस तरह से कृषि में उन्नति की जा सकती है। भारत में ये जो क्रांति थी ये लगभग 67-68 में आई थी, 1967-68 में। और इसका भी जो मतलब था भारत इन रेफरेंस टू इंडिया वो यही था, तीव्र गति से कृषि विकास। तो भारत में जब हरित क्रांति जैसे आवश्यकता क्यों पड़ी ऐसे कार्यक्रमों की, क्योंकि हमारे यहाँ जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसका पेट पालने के लिए या उसका भरण पोषण करने के लिए हमारे पास अनाज की कमी थी। तो इसलिए इस क्रांति योजना से कि थोड़ा कृषि पर भार कम पड़े, हमने इस कार्यक्रम को अपनाया। अब इस कार्यक्रम में हमने क्या किया कि जो हरित क्रांति थी ये उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। हमने दो चीज़ों पे मेन फोकस किया था। हमारे जो दो मेन फूड ग्रेन्स हैं वो हैं गेहूं और चावल, राइस एंड व्हीट। अब दोनों फूड ग्रेन्स का हमें प्रोडक्शन अधिक चाहिए था ताकि इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके खाद्यान्नों के मामले में, अन्यथा हमें बहुत अधिक इंपोर्ट करना पड़ता था या आयात करना पड़ सकता था। इसमें हरित क्रांति के दौरान हमने क्या किया, जो नवीन तकनीकें थी उनका विकास किया और एक वर्ष में हम एक ही क्रॉप की 2-3 फसलें प्राप्त करने लग गए। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ गेहूं की 2 से 3 क्रॉप्स हो जाती हैं साल में। और इससे थोड़ा सा जो सबसे बड़ा बेनिफिट था कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे रोज़गार प्राप्त हो गया। अन्यथा क्या होता था, किसान एक फसल बोने के बाद वह खाली बैठ जाता था, क्योंकि उसकी भूमि जब तक दूसरी फसल के लिए तैयार हो, नॉट नेसेसरी कि वहाँ राइस भी हो सकती हो और चावल भी हो सकता हो। तो इसी क्रांति की वजह से, तकनीकी विकास की वजह से एक ही वर्ष में 2 से 3 बार एक ही फसल को बोना शुरू कर दिया। अब ये तो हम खाद्यान्नों के मामलों में तो हम लोग एक तरह से क्या हो गए, आत्मनिर्भर होते चले गए, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो उन्नत बीजों का हमने प्रयोग किया या सिंचाई को विकसित किया उससे अधिक उत्पादन हुआ, इससे कृषकों का भी आत्मविश्वास बढ़ा और एक तरह से ये आपका जो हरित क्रांति थी या ग्रीन रेवोल्यूशन था ये सफल होता दिखा। लेकिन
इसके बावजूद, चाहे हम सेल्फ सफिशिएंट होते जा रहे थे, इन सब सुविधाओं के बावजूद हमारा जो पर्यावरण था या जो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। मतलब हमने अपने एनवायरनमेंट को क्या कर दिया, दूषित करना शुरू कर दिया। अब इस कारण से कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होने लग गईं। जैसे सबसे पहला मैंने बताया आपको मृदा लवणीकरण, यानी कि जो सॉइल थी उसकी सैलिनिटी बढ़ने लगी, सैलिनिटी या लवणीकरण अधिक होने लग गया। इससे क्या होता है कि जो भूमि, जो लैंड होता है या मृदा थी, उसका उपजाऊपन या जो उसकी फर्टिलिटी थी, उससे क्या, पोषक तत्वों की उसमें कमी आने लग गई। क्यों कमी आने लग गई? क्योंकि हरित क्रांति से जो समस्याएं, मृदा का जो फर्टिलिटी कम होती, नेचुरली आपने एक के बाद एक 3 फसलें आपने बोनी शुरू कर दी, तो पोषक तत्व क्या हैं उसके नष्ट होने लग गए और उसके जगह सॉइल में लवणीकरण होने लग गया, या जो सॉल्ट्स हैं उनकी समस्या उत्पन्न होने लग गई। दूसरा था आपका प्रादेशिक असंतुलन। आपका जो ये हरित क्रांति था ना, ये मेनली विकसित राज्यों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिला, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और जो राजस्थान जैसे स्टेट्स थे, राजस्थान था या एमपी था, वहाँ पे इनका अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये राज्य हैं, ये पिछड़े थे, ये विकासशील राज्यों को जो मिलना चाहिए था वो लाभ हमको नहीं मिल सका, क्योंकि हमारे पास क्या थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास सिंचाई के विकसित साधन नहीं थे, उन्नत बीजों के प्रयोग के लिए आपको टेक्नोलॉजी का भी उपयोग अधिक करना पड़ रहा था, जो हमारे पास कमी थी, क्योंकि हम इकोनॉमिकली थोड़े से वीक राज्य थे। इसके साथ साथ जो थर्ड पॉइंट आया हुआ है कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव, या चलिए आपको मैंने पोषक असंतुलन लिखा है। कई बार क्या होता है, कृषि में जब अधिक उपज पैदा करते हैं तो उसमें हम कई पोषक तत्व डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि मात्रा में समानता नहीं होने पर फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है, क्योंकि हमको फसल जो उपज है वो अधिक चाहिए। अधिक उपज पैदा करने के लिए हमें क्या, पोषक तत्व डालने पड़ते हैं, तो उनसे क्या है, कुछ जगहों पर पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है। फिर आपका जो भूजल ह्रास है या प्रदूषण भी है। हमको ये पता है जो जल है वो क्या है, सीमित है, और जब हम अधिक उपयोग करेंगे तो जल का क्या नाश हो रहा है और पर्यावरण में प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा। जल आपका या तो आपको सिंचाई से मिल रहा है या आपको वर्षा से मिलता है या नदियों से मिलता है। जब आप उस जल को अधिक उपयोग करेंगे तो नेचुरली जो आपका भूजल है उसमें भी कमी आएगी और आपका पर्यावरण जो है उसमें भी प्रदूषण होता है। फिर आपके कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव। अधिक उत्पादन हरित क्रांति का एक मुख्य ध्येय था, या मेन मोटो क्या था, टू हैव मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो ऐसे में ताकि जो कीटनाशक थे उनका बहुत अधिक उपयोग बढ़ गया, जिसने मानव और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर क्या किया, प्रतिकूल प्रभाव डाला और मानव जीवन को भी हानि पहुंचती है। कई बार आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़ सुनते हो, कई बार जब किसान अपने खेतों में कीटनाशक डाल रहे होते हैं, कई बार आता है कि उनकी जीवन ही खत्म हो गया। लेकिन मानव की जो भौतिक इच्छाएं हैं वह कभी पूर्ण नहीं होती हैं। वह एक बिल्कुल लालची प्राणी है और एज अ रिज़ल्ट वो केयरफुल नहीं है। उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए क्योंकि हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। और ये जो असावधानियां हैं या जो हम कीटनाशकों का इतना उपयोग कर रहे हैं वो हमारी सेहत को और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। फिर आपका आता है रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक
निर्भरता। हम जो मानव हैं वो पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों से प्रोडक्शन जल्दी और अधिक प्राप्त होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उससे हमारा जो पर्यावरण है वह दूषित हो रहा है, वह भी पॉल्यूट हो रहा है। अब रासायनिक उर्वरकों में जैसे नाइट्रोजन है, जब नाइट्रोजन वाले हम उर्वरक यूज़ करते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो नेचुरली हमारा प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा, और जो जैविक अंशों की अधिकता से जल सिंचाई के योग्य नहीं रहता है। फिर आप उस भूमि पर नेचुरल जो खाद हैं उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, आपको टोटली किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, रासायनिक उर्वरकों पर। और इससे जो मिट्टी है उसमें उर्वरता और ये जो फर्टिलिटी है वह भी कम होती जाती है। और ये जो नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन जब आप केमिकल यूज़ करते हैं उसमें पानी डालते हैं तो वो रिसकर भूजल के अंदर भी जाता है, जो कि आपके भूमि के नीचे जाता है, सॉरी। तो एज अ रिजल्ट आपका पीने का पानी भी उसके साथ दूषित हो जाता है। तो एक तरह से जो रासायनिक उर्वरक हैं वो आपके जल को और मिट्टी को दूषित करते हैं। फिर फसलोत्पादन में भी असमानता होती है। इसका जो मुख्य प्रभाव पड़ा था ना हरित क्रांति का भारत में, दैट वाज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, या गेहूं के पर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और जो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का है उनके लिए हमने इस योजना का लाभ ही नहीं उठाया। मतलब हमने फसलोत्पादन में भी असमानता कर दी, हमने सिर्फ प्रायोरिटी दी गेहूं और चावल को। तो इससे क्या है, नेचुरली एक इक्विलिब्रियम जो बैलेंस रहना चाहिए क्रॉप्स के बीच में वो खत्म होता गया। फिर आया आपका सघन खेती द्वारा भी खारेपन की समस्या होती है। जब आप बहुत इंटेंसिव कृषि करते हैं तो उसमें भी पानी की आवश्यकता अधिक होती है। फिर आप इसमें सिंचाई का उपयोग करेंगे। नेचुरली जब आपको पानी, आप कृषि कर रहे हैं तो उसमें पानी की अधिक आवश्यकता होगी। और फिर आपके कृषि भूमि में जल एकत्रण की समस्या हो जाती है, जिससे कि मिट्टी में खारेपन की समस्या होती है। क्योंकि आप इसमें जब कृषि करते हैं हरित क्रांति में, आप नहरों और नलकूपों द्वारा सिंचाई करते हैं, उससे क्या होता है, भूमि में जल एकत्रण की समस्या हो जाएगी। जब भूमि जल एकत्रित होगा तो वो खारेपन की समस्या उत्पन्न कर देता है। और फिर आपका जो मिट्टी की उर्वरता है उसका भी नाश होता जाता है। नेचुरली जब आप आर्टिफिशियल चीज़ों का उपयोग करेंगे तो जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो क्या है, उसमें कमी आ जाती है, उसके पोषक तत्वों में कमी आ जाएगी, और जिससे कि उसकी फर्टिलिटी का नाश या फर्टिलिटी जो है वो नष्ट होने लग जाती है। हमको ये पता है कि जब भी हम आर्टिफिशियल थिंग्स का उपयोग करेंगे तो नेचुरली, आर्टिफिशियल यहाँ पे किससे मतलब है, केमिकल्स, कीटनाशक, ये सब क्या है, देसी खाद का अगर हम प्रयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है। लेकिन जब आप इन कृत्रिम खादों का उपयोग करते हैं तो उसमें मिट्टी की फर्टिलिटी का नाश होता है, और एज अ रिजल्ट आपकी क्या होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा। फिर आपका आता है कि आपका जो पर्यावरणीय, इसका भी ह्रास हो रहा है। मानव की जो अत्यधिक जो पर्यावरण को दूषित कर रहा है वो मानव की भौतिक नीड्स हैं, या मानव की जो मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, या मानव की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं नहीं, हम कहेंगे, हम लालसाएं कहेंगे, उनके कारण आपका पर्यावरण का नाश होता है। कई बार क्या होता है, मनुष्य कई तरह की असावधानियों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कृषि करने के लिए दिन प्रतिदिन आप वनों को काटते जा रहे हैं, आप मिट्टी को दूषित कर रहे हैं, आप जल को दूषित कर रहे हैं, आप मानव जीवन को दूषित कर रहे हैं, इन किसके कारण, हरित क्रांति के कारण। तो एज अ रिजल्ट आपके पर्यावरण में भी लगातार, पर्यावरण का भी लगातार क्या होता जा रहा है, नाश होता जा रहा है। इसलिए बेस्ट ये है कि हम इन समस्याओं के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। मानव को इन समस्याओं
को दूर करना होगा, और वह तभी दूर कर हो पाएंगी जब हम एक तरफ योजना के तहत अपनाया जा रहा है, एक तरफ तो आपने योजनाओं को अपना रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन योजनाओं को ही अंधकार में डाल रहे हो। हरित क्रांति एक योजना है, लेकिन हरित क्रांति के जो प्रभाव हैं वो क्या है, अंधकार की ओर लेकर जा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट हमको ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिससे हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे, हम पॉल्यूशन को ना बढ़ाएं और हम मैक्सिमम प्रोडक्शन भी प्राप्त कर सकें। थैंक यू।